हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम यहां इस सेशन में बात करेंगे कि जापान पर हुए परमाणु हमले के बारे में। 6 अगस्त 1945 को सोमवार का दिन था। मौसम साफ था, आसमान भी एकदम साफ था। लोग अपने ऑफिस के लिए और बच्चे अपने स्कूल के लिए निकलते हैं। जैसे ही वो निकलते हैं तो आसमान में एक अमेरिकी बोइंग B-29 विमान देखते हैं, जिससे कुछ नीचे टपकता हुआ दिखता है, जो कि 43 सेकेंड तक नीचे गिरता रहता है। ठीक 43 सेकेंड बाद एक महाविस्फोट होता है। लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि सूर्य पृथ्वी पर ही निकल आया हो। ऐसा बम लोग इससे पहले कभी नहीं देखा था। इस तरह के बम से लोग अनभिज्ञ थे। जिस समय बम विस्फोट होता है उस समय वहां का टेम्परेचर लगभग 4000 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है और वहां पर कुछ ही क्षण में 80,000 लोग मारे जाते हैं। ऐसा सुनकर आपको अजीब लगा होगा कि ऐसा आखिर क्यों हुआ। कोई भी देश आखिरकार किसी भी देश पर इतने बड़े बम का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। इसके बारे में हम आज यहाँ पर विस्तार से देखेंगे कि क्या इसमें जापान की क्या गलती थी, चाहे यूएसए की क्या गलती थी, जिस कारण से यह विस्फोट, चाहे यह बम वहां पे पटका गया था। जापान भी पश्चिमी देशों की तरह ही किसी देश पर कब्जा करके तथा वहां के रिसोर्स को अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहता था, जिससे उसको अधिक से अधिक मुनाफा हो सके तथा वह अपने देशों की तरक्की अधिक से अधिक कर सके। इसलिए वह दक्षिणी एशिया के अधिकांश देश पर शासन करना चाहता था। अमेरिका शुरू में इस द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता था। अमेरिका चाहता था कि जो भी यूरोप और एशिया में हो रहा है उससे दूरी बनाए रखा जाए। यूरोप को जिस तरह से जर्मनी दबा रहा था और एशिया को जिस तरह से जापान हथिया रहा था, इससे अमेरिका काफी चिंतित था तथा वह चाहता था कि इसे किसी तरह से रोका जाए, जिस कारण से वह आर्थिक पाबंदी का सहारा लिया करता था। पर 7 दिसंबर 1941 को जापानी नौसेना ने अमेरिकी की नौसेना पर्ल हार्बर, जो कि हवाई द्वीप पर स्थित एक नौसेना अड्डा था, उस पर हमला किया था, जिस कारण से अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हुए सेकेंड विश्व युद्ध में शामिल होने की घोषणा करता है। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति विंस्टन चर्चिल थे। The unprovoked attack by Japan on Sunday, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. 1900 दशक में जापान अपना साम्राज्य विस्तार पर काफी ध्यान दिया। जिस प्रकार ब्रिटेन, फ्रांस और भी यूरोपीय देश द्वारा अन्य देशों को उपनिवेश बनाने की होड़ चल रहा था, उसी प्रकार दक्षिणी एशिया के अधिकांश देश को जापान अपना उपनिवेश या अपना साम्राज्य में शामिल करना चाहता था और यह एक एशिया बनाना चाहता था। जापान भी पश्चिमी देशों की तरह ही किसी देश पर कब्जा करके तथा वहां के रिसोर्स को अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहता था, जिससे उसको अधिक से अधिक मुनाफा हो सके तथा वह अपने देशों की तरक्की अधिक से अधिक कर सके। इसलिए वह दक्षिणी एशिया के अधिकांश देश पर शासन करना चाहता था। जापान का पहला विस्तार 1941 में चीन के खिलाफ शुरू हुआ। 1941 में जापान ने चीन के पूर्वी क्षेत्र मंचूरिया पर अपना अधिकार कर लिया। वह मंचूरिया पर अधिकार करना इसलिए चाह रहा था क्योंकि वह मंचूरिया के पश्चिम में स्थित मंगोलिया और उसके बाद यूएसएसआर के कुछ भागों पर कब्जा करना चाहता था, जिससे अमेरिका काफी नाराज हुआ और उस पर कई आर्थिक पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया। अमेरिका ने जापान को कॉपर, आयरन, स्टील इत्यादि के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद भी जापान अपने विस्तारवादी नीति को नहीं रोकता है। उसके बाद अमेरिका उस पर पुनः तेल निर्यात पर पाबंद लगा देता है। उस समय अमेरिका जापान के 80% ऑयल को इंपोर्ट करता था। जापान को साउथ एशिया में वियतनाम, कंबोडिया इत्यादि पर शासन करने की योजना था। उस वक्त वह फ्रेंच इंडो चाइना कहलाता। 1940 में जापान फ्रांस से जंग कर इन सभी क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लेता है और आधिकारिक तौर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो अपना एंट्री करा लेता है।
यहाँ पर यूएसए देखा कि यूरोप में एक तरफ हिटलर है जो कि अपने साम्राज्य के विस्तार में काफी ध्यान दे रहा है, और वहीं पर एशिया में जापान है जो कि अपने साम्राज्य विस्तार पर काफी ध्यान दे रहा है। अगर इसे नहीं रोका जाए तो मेरे लिए यह दोनों एक खतरा बनकर उभरेगा। बाद अमेरिका ने जापान पर कई प्रतिबंध लगाए, आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिससे अमेरिका को यह अनुमान था कि जापान इस सभी क्षेत्र से साम्राज्य विस्तार की जो नीति है उसे छोड़ देगा, लेकिन जापान यह नहीं छोड़ता है। उसके बाद जापान पर पुनः अमेरिका ऑयल एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा देता है, जो कि जापान को उस समय अमेरिका द्वारा 80% तेल का निर्यात किया जाता था। उसके बाद भी जापान यह कदम आगे बढ़ाने से नहीं रुकता है। यूएसए ने जापान को यह कहा कि तुम्हें तभी तेल दिया जाएगा जब तुम चीन के हथियाए गए मंचूरिया क्षेत्र को छोड़ दोगे, लेकिन इससे जापान कतई सहमत नहीं था। जापान इसके विकल्प की तलाश में साउथ एशिया के कई देशों पर अपना अधिकार जमा लेता है। इस तेल की कमी को दूर करने के लिए जापान इंडोनेशिया और मलेशिया पर अधिकार कर लेता है। उस समय क्योंकि इंडोनेशिया और मलेशिया में तेल के कई साक्ष्य मिले थे तथा जापान यह चाहता था कि वहां से जो भी तेल प्राप्त किया जाएगा उससे वह अपनी जरूरतों को पूरा कर लेगा तथा वह जो भी उसका जो आश्रित है अमेरिका के ऊपर तेल के प्रति, उससे वह स्वतंत्र हो जाएगा। इंडोनेशिया पर डच का अधिकार था, जबकि मलेशिया पर ब्रिटिश के अधिकार था। डच और ब्रिटिश यूएसए का एक अच्छा दोस्त था। इससे जापान को यह लगता था कि अगर हम इंडोनेशिया और मलेशिया पर कब्जा करते हैं तो इसे बचाने के लिए बीच में अमेरिका जरूर आएगा, तो क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जिससे अमेरिका के सभी नेवल बेस, नौसेना अड्डा, एयरक्राफ्ट कैरियर इत्यादि को नष्ट कर दिया जाए, जिससे अमेरिका हम पर हमला ही न करे। यही जापान की सबसे बड़ी मूर्खता थी। यही सोचकर जापानी नेवी ने 7 अगस्त 1941 के यूएसए के सैन्य अड्डा पर्ल हार्बर पर एक अचानक ही अटैक कर देता है, जिसमें अमेरिका को काफी नुकसान होता है। इस हमला में जापानी नेवी के 350 से अधिक विमान ने एकाएक सरप्राइज अटैक किया था अमेरिका के नौसेना अड्डा पर्ल हार्बर पर। मात्र 2 घंटा के अंदर ही अमेरिकी नेवी के 19 नेवल शिप, 188 एयरक्राफ्ट तथा 2000 से ज्यादा यूएस मिलिट्री के लोग मारे जाते हैं इस हमला में। इस हमले के कुछ ही देर बाद जापानी नौसेना ने फिलीपींस पर कब्जा कर लिया, जो कि अमेरिका की एक टेरिटरी थी, जो कि अमेरिका के अंदर ही उस समय फिलीपींस देश था। जापान की यह एक बहुत ही बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि जापान ऐसा सोचता था कि क्यों न अमेरिका के ऐसा नुकसान पहुंचाया जाए जिससे वह जापान पर पुनः हमला करने के बारे में ही न सोचे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जापान के इस हमले के तुरंत बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति विंस्टन चर्चिल ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने आप को शामिल कर लेता है। अमेरिका द्वारा सेकेंड विश्व युद्ध में शामिल होने की घोषणा करने के बाद कुछ ही देर बाद ब्रिटेन, चाइना भी जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है। ऐसा होता देख जर्मनी और इटली भी यूएसए के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है, और यहीं पर इटली ने 1943 में आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं पर 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने सुसाइड कर लिया। उसके कुछ ही दिन बाद जर्मनी ने भी आत्मसमर्पण कर दिया, पर यहाँ पर जापान कतई सरेंडर करने को तैयार नहीं था। यहाँ पर बात करते हैं कुछ जापानी साम्राज्य के बारे में, वहाँ के राजा के बारे में।
उस समय जापानी जनता को इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया था कि वह देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। उस समय बच्चों को इस हिसाब से ट्रेनिंग दिया जाता था या उस बच्चे को इस हिसाब से माइंड वॉश किया जाता था कि बच्चे अपने बैग में चलता फिरता बम लेकर घूमते थे तथा जैसे ही विदेशी टैंक को देखते थे उसके आगे सो करके खुद को बम से उड़ा लेता था और अपने आप को उस वक्त जापानी महाराजा हिरोहितो था। उस समय लोगों को बताया जाता था कि यह जो जापानी एम्पायर है या राजा है जो कि एक भगवान है। इस बात पर आंख बंद करके विश्वास कर लेता था और जो भी इस बात पर विश्वास नहीं करता था उसे देशद्रोह समझा जाता था। को अगर जापानी साम्राज्य कहता था कि किसी देश पर हमला करना है तो करना है, अगर जो भी इसे नहीं मानता था उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था, यानी उसे मार दिया जाता था। को यह शिक्षा दी जाती थी कि साम्राज्य के लिए जान कुर्बान करना एक गर्व की बात है। अगर लोग इससे ऐसा नहीं करते हैं तो वह एक आत्मग्लानि होगा। जापानी एयरक्राफ्ट में एक ऐसी मिलिट्री बनाई गई थी जो कि किसी भी देश के एयरक्राफ्ट कैरियर को अपना विमान उसमें खुद टकरा करके और अपने आप को खत्म कर लेता था या समाप्त कर लेता था। इस मिलिट्री को कामिकाजा कहा जाता था। अमेरिका चाहता था कि जापान में युद्ध के कारण से भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी इतना बढ़ जाए जिससे वह आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन जापान इस बात से कतई सहमत नहीं था और वह कभी भी आत्मसमर्पण करने के मूड में नहीं दिखाई देता। जापान के समर्पण न करने की स्थिति को देखते हुए अमेरिका यह निर्णय लेता है कि अमेरिकी सैनिक जापानी क्षेत्र में घुस करके और उस साम्राज्य को नष्ट या समाप्त कर देगा। इस प्रकार अमेरिका द्वारा डाउनफॉल ऑपरेशन चलाया गया। इसी ऑपरेशन के तहत में जब हिटलर ने पोलैंड देश को इन्वेड और एक एक करके बाकी कई देश इस युद्ध में धकेले गए। वर्ल्ड वॉर 2 दो बड़ी अलायंसेस के बीच में लड़ा जा रहा था। एक तरफ थे नाजी जर्मनी, इटली और जापान मारे गए और जापान के 1 लाख से अधिक सैन्य और नागरिक वहां पर मारे गए। इस स्थिति को देखते हुए अमेरिका ने ऑपरेशन डाउनफॉल को समाप्त करने की घोषणा किया। वो उसे लगा कि इस प्रकार अगर हम जापान को जीतने की कोशिश करते हैं तो जापान को तो हम भले ही जीत लेंगे, लेकिन हमारे 10 लाख सैनिक मारे जाएंगे और जापान के भले ही कितने निर्दोष नागरिक भी इसमें मारे जाएंगे। इस कारण से अमेरिका ने ऑपरेशन डाउनफॉल को ओकिनावा के युद्ध के बाद समाप्त कर देता है। ओकिनावा के युद्ध में अमेरिका ने देखा कि वहां के लोग आत्मसमर्पण करने के मूड में कतई दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहां के हर एक नागरिक अंतिम समय तक युद्ध लड़ना चाह रहे थे। ओकिनावा का युद्ध 1 अप्रैल 1945 से 22 जून 1945 तक लड़ा गया। इस इतने ही मात्र दिन में ओकिनावा आइलैंड पर स्थित टोटल जनसंख्या का लमसम 25% लोग मारे गए। फिर भी वहां के नागरिक आत्मसमर्पण के मूड में कतई दिखाई नहीं दे रहे थे। वह अंतिम सांस तक युद्ध लड़ना चाहते थे अमेरिका से। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की मृत्यु 12 अप्रैल 1945 को हो जाती है तथा नया राष्ट्रपति वहां के उपराष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन बनता है, जो कि इस युद्ध को चाहे अमेरिकी इस सैन्य अभियान को आगे बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा की पूरा उस पर आ जाती है। हैरी ट्रूमैन जापान के खिलाफ युद्ध समाप्त करने की कई प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह होती है कि जापान कतई सरेंडर करने के मूड में नहीं होता है। इसी समय हैरी ट्रूमैन को एक अमेरिकी मिलिट्री प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है, जो प्रोजेक्ट का नाम मैनहट्टन प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट के तहत
कई वैज्ञानिक कार्य कर रहे थे जो कि एटम बम बनाने पर कार्य कर रहे थे। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत दुनिया का पहला परमाणु बम बनाया गया था। इस बम का टेस्ट 16 जुलाई 1945 को किया गया जो कि सफल रहा। यह बम किस प्रकार गिरानी है इसकी जानकारी वहां के वैज्ञानिक जो कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट में शामिल था यह अमेरिकी सैनिक को समझाता है। यह बम गिराने से पहले यह डिसाइड किया जाता है कि क्यों न इससे पहले जापान को एक आखिरी चेतावनी दी जाए, लेकिन फिर भी यहां जापान सरेंडर करने के मूड में कतई दिखाई नहीं देता है। 26 जुलाई 1945 को जापान को बिना शर्त समर्पण करने को कहा जाता है, लेकिन जापान इसे इनकार कर देता है। जापान के इनकार कर जाने के बाद उसे यह कहा जाता है कि आप इसके लिए तैयार रहे, इसका नतीजा बहुत ही भयावह होगा। इस वार्निंग में चाइना के राष्ट्रपति, यूएस के राष्ट्रपति तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री शामिल हुए तथा इन तीनों ने मिलकर जापान को बिना शर्त समर्पण का प्रस्ताव रखा था, जो कि जापान ने इसे पूर्णतः इनकार दिया। जापान एक शर्त पर समर्पण करना चाहता था। जापान का कहना था कि जितने भी टेरिटरी मैंने जीता है वह मेरे ही अंडर रहेगा तथा मेरे साम्राज्य का प्रभुत्व बना रहेगा। इस शर्त पर जापान समर्थन करने के लिए तैयार था, लेकिन ये विपक्षी पार्टी को यह शर्त कतई मंजूर नहीं था। जापान ने इसे 29 जुलाई 1945 को नकार देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति 3 अगस्त 1945 को ही अपने मिलिट्री को बता देता है कि जापान पर परमाणु बम गिराया जाना है। 6 अगस्त 1945 को सुबह के ठीक 7 बजे जापानी रडार को दक्षिण की ओर से आते हुए एक अमेरिकी विमान का सिग्नल मिलता है, लेकिन जापान में उस समय गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई थी तथा पैसे की इतनी किल्लत थी कि उस विमान को रोकने के लिए जापान के तरफ से कोई भी विमान नहीं भेजा गया। इस जहाज को यूएस ने जापान की शहर हिरोशिमा की मौसम की जानकारी लेने भेजा था, जो कि पीछे से आ रहे बम वर्षक विमान को सूचना देता है कि ऑल क्लियर, यानी यहाँ पर सभी ठीक है और आप आकर के बम गिरा सकते हैं। कुछ ही देर बाद जापानी में जो खतरे के सायरन बज रहे थे उसे बंद कर दिया जाता है। सुबह के ठीक 8:09 पर अमेरिकी प्लेन B-29 के पायलट कर्नल पॉल डेविडसन ने यह आदेश देता है अपने क्रू मेंबर को कि वह अपने चश्मा लगा ले। बम गिराने वाले टॉमस फेरबी को जैसे ही ओकोयो ब्रिज दिखता है वह चिल्ला पड़ता है कि आई हैव गॉट इट। ठीक 8:15 पर B-29 बॉम्बर से लिटिल के 15 मिनट पर B-29 बॉम्बर से एक बॉम्ब लिटिल बॉय नाक के बल नीचे गिराया जाता है, जो कि अपने लक्ष्य से 250 मीटर दूर जाकर हिरोशिमा के ऊपर गिरता है। यह बॉम्ब लगातार 43 सेकेंड तक नीचे गिरते रहता है। ठीक 43 सेकेंड बाद यह सर्जिकल क्लिनिक पर अपने निर्धारित स्थान से 250 मीटर की दूरी पर जाकर गिरता है और एक भयानक विस्फोट होता है, जिससे ऐसा लगता है कि धरती पर सूर्य फटा हो तथा वहां का टेम्परेचर एकाएक 4000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और कुछ ही क्षण में वहां पर 80,000 लोग मारे जाते हैं। इस बॉम्ब की क्षमता 12,000 TNT के बराबर होता है, जिस कारण से यहाँ एक
भयानक विस्फोट होता है। यह विस्फोट इतना तगड़ा था कि जहां पर यह विस्फोट हुआ वहां से 15 किलोमीटर के रेडियस में हर घर की खिड़की की शीशे टूट जाती है तथा हिरोशिमा की 70% बिल्डिंग पल भर में ही टूटकर बिखर जाता है या मिट्टी में मिल जाता है और वहां के लोगों का शरीर का जो चमड़ा होता है गर्मी के वजह से खाल बनकर उभरने लगता है। 29 विमान में बैठे पीछे व्यक्ति जब अपना कैमरा लेकर फोटो क्लिक करता है तो वह इस भयानक दृश्य को देखकर घबरा जाता है और कहता है ओ माय गॉड व्हाट वी हैव डन। बम फटने के बाद धुआं की गुब्बारा 3000 फीट की ऊंचाई पर एक मशरूम की आकार ले लेता है। B-29 विमान जब बम गिराता है तो बम गिराने के बाद उसके पायलट संदेश भेजता है कि मिशन सक्सेसफुल रहा और विमान में हालत सामान्य बना हुआ है। यूएस के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने बम गिराने के बाद घोषणा किया कि अमेरिकी सेना ने जापान के हिरोशिमा शहर पर एक परमाणु बम गिराया है जिसका नाम लिटिल मैन है। बम विस्फोट के बाद वहां की गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि लोगों का खाल उतरने लगा तथा लोग प्यास की वजह से मरने लगे। लेकिन वहां पर कुछ ही देर बाद बारिश हुआ जो कि तो आसमान में एक अमेरिकन बोइंग B-29 विमान गुजरता हुआ दिखता है। ठीक 8:15 पर इस एरोप्लेन से कुछ नीचे टपकता है। दूर से लोग इतना क्लियरली नहीं देख सकते थे कि क्या ये छोटी सी चीज है जो नीचे गिर रही है। जहर के समान था। जो भी व्यक्ति इस हमले में घायल हुए उसकी मृत्यु कुछ ही दिन बाद भयानक तरीके से हुआ तथा काफी दर्दनाक मौत उनकी हुई। इस हमले में हिरोशिमा के 90% हेल्थ वर्कर मारे गए थे जिस कारण से घायलों का इलाज सही तरीके से नहीं किया जा सका, जो कि जितने भी घायल व्यक्ति थे उसे बचाया नहीं जा सका तथा उनकी मृत्यु हो गई। मेरा पीछा कर रहा है। हमले के बाद रेडिएशन से यहाँ काफी लोग मारे गए। गिरने के बाद जापानी कट्टर नेता लोगों से मिलने से इनकार किया और कहा ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, एक छोटा सा तो बम ही गिरा है, इससे क्या हम सरेंडर कर देंगे, ऐसा कतई संभव। इसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को B-29 बॉम्बर विमान से ही जापान के नागासाकी पर एक और इससे भी पावरफुल बम गिराया गया जिस बम का नाम था फैट मैन। इतिहास में पहला और आखिरी देश बना जो कि किसी देश पर परमाणु बम से हमला किया हो या परमाणु बम का किसी देश के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला अमेरिका दुनिया का पहला और आखिरी देश बना। उस हमले के बाद जो भी हिरोशिमा में या नागासाकी में जिंदा बचे थे वो काफी ही दर्दनाक कहानी बताते हैं इसके बारे में। कहते हैं उनको इतनी तेज रोशनी दिखी जैसे लगा हो कि धरती पर सूर्य प्रकट हुआ हो या धरती पर सूर्य विस्फोट हुआ हो या धरती पर सूर्य टकरा गया हो, उसे इतनी तेज रोशनी हुई। इस तेज रोशनी की वजह से कई लोगों का आंखों की रोशनी उसी समय चला गया तथा इस विस्फोट में इतना भयानक आवाज हुआ जिससे कई लोगों का उसी समय सुनने की क्षमता खो दिया। विस्फोट के समय टेम्परेचर इतना अधिक था 4000 डिग्री सेंटीग्रेड जिससे कई लोग जिंदा भाप बनकर पिघल गए तथा उनकी परछाई आज भी हिरोशिमा और नागासाकी के पत्थरों पर देखा जाता था। वह इतना जल्दी उनका पिघलाव हुआ कि उनकी परछाई का छाप भी आज वहां के पत्थरों पर देखा जा सकता है। उस समय से जिंदा बचे थे वो कहते हैं
कि यह विस्फोट इतना भयानक था कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आया कि आखिरकार हुआ क्या है। वह परमाणु बम से अनभिज्ञ थे, उसे पता ही नहीं था कि परमाणु बम होता क्या है। क्या एक बम इतनी सारी व्यक्ति के जान एक बार ले सकता है, इस बात से वह अनभिज्ञ थे। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर जो बम फैटमैन गिराया गया था, जो कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराए गए लिटिल बॉय से कतई पावरफुल था, फिर भी उस समय नागासाकी में मात्र 40,000 लोग ही मरे थे, जबकि हिरोशिमा में 80,000 लोग मारे गए थे। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि नागासाकी के क्षेत्र में पहाड़ी इलाका है, जिस कारण से वहां पर विस्फोट का जो प्रभाव था वो कम एरिया में हुआ था। और सरकार ने यह भी काम किया था कि उससे कुछ 6 अगस्त को जो हिरोशिमा पर विस्फोट हुआ था उससे सीख लेकर नागासाकी या पूरे देश में एक पैम्पलेट बंटवा दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि शहर से जितना दूरी हो उतना बना कर रखा जाए या ऐसे जगह को चुना जाए जो कि बंकर वाली जगह हो। इस कारण से वहां पर मात्र 40,000 लोग ही मारे गए थे। सब कुछ देखते ही देखते तबाह हो गया और आसमान में केवल काला बादल उठता हुआ दिखा तथा एक चमकती हुई रोशनी लोगों की वहां दिखाई दिया। जापान को सरेंडर करने का कतई एक ही कारण परमाणु बम ही नहीं था, बल्कि जापान पर 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा शहर पर गिराए गए एटम बम से ठीक 3 दिन पहले जापान द्वारा जो चीन के पूर्वी क्षेत्र मंचूरिया को हथियाया गया था, उस पर यूएसएसआर यानी सोवियत संघ आक्रमण कर जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है तथा दक्षिण कोरिया और साउथ कोरिया में जापान के खिलाफ लोगों के अंदर आक्रोश भरा हुआ प्रतीत होता है तथा जापान के प्रति वहां पे विरोध प्रदर्शन होने लगता है, जिस कारण से भी जापान ने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया था। इस सरेंडर के पक्ष में कई जापानी सैनिक नहीं थे तथा वह जापान के खिलाफ विद्रोह करने के भी भावना से सोच रखा था, पर ऐसा कर पाना उसके लिए संभव नहीं था तथा यह विद्रोह सफल नहीं हो पाया। जापान द्वारा इस सरेंडर पत्र पर 15 अगस्त 1945 को जैसे ही सिग्नेचर किया गया, उसी समय से सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गई। 1945 से 1952 तक इस 7 सालों के बीच जापान पर यूएसए तथा ब्रिटेन का कब्जा रहा तथा वह 1952 में जापान को एक डेमोक्रेसी यानी लोकतांत्रिक राज्य बना दिया तथा वहां पर जो साम्राज्य मौजूद थे उनके पास केवल साम्राज्य तो रहा, लेकिन उनसे सभी पावर छीन लिए गए तथा सभी पावर डेमोक्रेसी के हाथों में चला गया तथा वहां पर अब गवर्नमेंट इलेक्टेड हो यानी जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाने लगा। इस दोनों बम हमले में जापान का टोटल नुकसान 970 बिलियन डॉलर का हुआ, जो कि एक बहुत ही बड़ी नुकसान थी। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए वहां पर कई देशों से ऐसे संस्था वहां पर काम किए तथा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी को पुनः फिर से एक सुंदर शहर बनाने का निर्णय लिया, जो कि अभी के समय जापान के नागासाकी और हिरोशिमा एक ही बहुत ही सुंदर शहर बनकर उभरा है। आप वहां पर अगर जाएंगे तो आपको देखने से ये कतई महसूस नहीं होगा कि कभी यहाँ पर परमाणु हमला किया गया था। अब यहाँ पे सवाल आता है कि क्या यूएस द्वारा या अमेरिका द्वारा जो परमाणु बम जापान पर गिराया गया था, क्या वह सही था? क्या बिना परमाणु बम गिराए ही जापान को आत्मसमर्पण कराया जा सकता था? क्या जापान के अंदर सेना भेज करके वहां के साम्राज्य को समाप्त किया जा सकता था और इस युद्ध को समाप्त किया जा सकता था? ऐसा करना क्या अमेरिका के लिए संभव था,
ये एक अनुसंधान का विषय होता है। यहाँ पर अमेरिका का मानना था कि अगर अमेरिका अपनी सेना भेजकर जापान पर अधिकार करना या जापान को हराना चाहता है तो उनको कम से कम 10 से 12 साल लगेंगे और वहाँ पे उन अमेरिका के 10 से 12 लाख सैनिक मारे जाएंगे। जिस कारण अमेरिका ने यह चुना कि अगर हम वहाँ पे ऑपरेशन करते हैं अपनी सैन्य भेज करके तो वहाँ पर 10 लाख लोग मारे जाएंगे, लेकिन बम से तो केवल 2 ही लाख लोग मारे जाएंगे। इस कारण अमेरिका ने यह हमेशा तर्क दिया है कि हम बम वहाँ पर गिराना ही उचित समझा। जापान पर गिराए गए परमाणु बम के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति कभी भी माफी नहीं मांगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अगर अमेरिका चाहता तो बिना बम गिराए ही इस युद्ध को समाप्त कर सकता था या नहीं कर सकता था? ये आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।